विजन आईएएस, मार्च मंथ कंपाइलेशन, पॉलिटी सेक्शन को कवर करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड का एम है कि एक ऐसा लॉ बनाया जाए जो कंट्री के सभी रिलीजियस कम्युनिटीज के पर्सनल मैटर्स जैसे शादी, तलाक मतलब मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन और सक्सेशन को गवर्न करें। आज के टाइम में इंडियन पर्सनल लॉ काफी कॉम्प्लेक्स है जिसमें हर रिलीजन के अपने अपने स्पेसिफिक लॉज को फॉलो करना होता है। पर ये न्यूज में है क्यों? रिसेंटली उत्तराखंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास किया, जिसे उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट बन गया जिसने यूसीसी लॉ को इम्प्लीमेंट किया है। इसके अलावा असम और गुजरात जैसे स्टेट्स भी यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के यूसीसी के साथ गोवा अब तक का इकलौता ऐसा स्टेट है जहां कॉमन सिविल कोड इन प्रैक्टिस था, जिसे पोर्टुगीज सिविल कोड 1867 के रूप में जाना जाता है। की हाइलाइट्स, एप्लीकेबिलिटी, ये यूसीसी उत्तराखंड के सारे रेजिडेंट पर लागू होता है, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटीज जो पार्ट 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोटेक्टेड है, उन पर ये एप्लीकेबल नहीं है। मैरिज एंड लिव इन रिलेशनशिप, यूसीसी के अंडर सभी लिव इन रिलेशनशिप्स को 1 महीने के अंदर रजिस्टर करना मैंडेटरी है और मैरिज को 6 डेज के अंदर रजिस्टर करना मैंडेटरी है। एलजीबीटी कम्युनिटी, इस यूसीसी के अंदर एलजीबीटी कम्युनिटी के रिलेशनशिप को लीगल रिकॉग्निशन दिया गया है, जो कि काफी प्रोग्रेसिव स्टेप है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सब मैरिज प्रैक्टिसेस, इस यूसीसी के अंडर ट्रिपल तलाक और निकाह हलाला जैसे प्रैक्टिसेस को बैन कर दिया गया है। प्रोहिबिशन ऑफ बायगमी एंड पॉलीगमी, इस यूसीसी के अंडर बायगमी और पॉलीगमी को भी बैन कर दिया गया है। इनहेरिटेंस, ये यूसीसी इंश्योर करता है कि बेटा और बेटी, सन और डॉटर दोनों को इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स मिले, जिससे सक्सेशन में इक्वल राइट्स प्रिंसिपल स्टैब्लिश्ड हो। यूसीसी के बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं। प्री इंडिपेंडेंस लेक्स लोसी रिपोर्ट 1840, इस रिपोर्ट में एम्फसाइज किया गया था कि इंडियन लॉ को कॉडिफाई करना जरूरी है ताकि ऑफेंसेस, एविडेंसेस और कॉन्ट्रैक्ट के मैटर्स को यूनिफॉर्मिटी दी जा सके, लेकिन मुस्लिम और हिंदू के पर्सनल लॉज को कॉडिफाइड नहीं किया गया था। बीएन राव कमिटी, इस कमिटी ने कॉडिफाइड हिंदू लॉ को रिकमेंड किया जो वुमेन को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, ये एक्ट प्रोवाइड करता है कि इंडियन सिटीजन और इंडियन नेशनल्स जो अब्रॉड में हैं उनके लिए इंटरफेथ मैरिज मतलब इंटर रिलीजन मैरिज को रजिस्टर करना जरूरी है, चाहे उनका रिलीजन या फेथ कुछ भी हो। फोर माइनर इनैक्टमेंट ऑन हिंदू लॉ, ये इनैक्टमेंट हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी गार्जियन एक्ट 1956 एंड हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 है। अब यूसीसी क्या है ये तो हमने समझ लिया है, और अभी पर्सनल लॉज कौन कौन से हैं इंडिया में। फर्स्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ये एक्ट हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट को गवर्न करता है। मुस्लिम लॉज, ये मुस्लिम लॉज के पर्सनल मैटर्स को गवर्न करता है। इंडियन सक्सेशन एक्ट, ये एक्ट क्रिश्चियन, पारसीज और ज्यूज पर लागू होता है। स्पेशल मैरिज एक्ट, ये इंटरफेथ रिलीजन को गवर्न करता है और मैरिज ऑफिसर के द्वारा इन्हें रजिस्टर किया जाता है। इंपॉर्टेंट जजमेंट्स देखते हैं। शाहबानो केस, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यूसीसी के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया था, स्पेशली टू मेंटेन मेंटेनेंस। सरला मुदगल केस 1995, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए यूसीसी को रिकमेंड किया था। 2019 केस, सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म लॉ की नीड को हाईलाइट किया कंसिस्टेंसी के लिए। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 2018, लॉ कमीशन ने ये कहा कि एग्जिस्टिंग लॉ को अमेंड करने की जरूरत है, लेकिन यूसीसी की तुरंत जरूरत नहीं है। लॉ कमीशन 2022, लेटेस्ट रिकमेंडेशन में लॉ कमीशन ने पब्लिक और रिलीजियस इनपुट को कंसिडर करने की बात कही है यूसीसी के लिए। अब आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो फेवर में है।
कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट आर्टिकल 44 यूसीसी को कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में एंश्राइन किया है, जिसमें एक यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट करने का एम है सिविल मैटर्स के लिए। प्रमोट सेक्युलरिज्म, यूसीसी इंश्योर करता है कि सिविल लॉज रिलीजियस बिलीफ से इन्फ्लुएंस नहीं हो, जिससे सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल अपहोल्ड किए जा सके। फोस्टर्स नेशनल यूनिटी, रिलीजियस और कम्युनिटी डिवीजन को ट्रांसेंड करते हुए कॉमन सिटीजनशिप को प्रमोट करता है, जो नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथन करता है। जेंडर जस्टिस इंश्योर करता है, डिस्क्रिमिनरी प्रैक्टिस को एलिमिनेट करके। सिंप्लीफाई करता है लीगल प्रोसीजर को, क्योंकि देखिए अभी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लॉज हैं, और अगर एक लॉ जो कि यूनिफॉर्म हो वो आ जाता है सिविल मैटर्स के लिए, तो ये लीगल प्रोसीजर को काफी सिंपल कर देगा। कॉडिफाई पर्सनल लॉ, पर्सनल लॉज को कॉडिफाई करना एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल एस्टैब्लिश करने के लिए जरूरी है, जो फेयरनेस और लीगल प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करता है। इससे एक्सेस टू जस्टिस और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आसान हो जाता है। अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स है यूसीसी के अगेंस्ट। थ्रेटन्स डाइवर्सिटी एंड रिलीजियस फ्रीडम, यूसीसी की इम्प्लीमेंटेशन से कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटीज को अंडरमाइन करने का रिस्क है, जो आर्टिकल 25 के अंडर रिलीजियस फ्रीडम के राइट को इन्फ्रिंज करता है। लैक ऑफ कंसेंसस अमंग कम्युनिटीज, यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन बिना कंसेंसस के सोशल अनरेस्ट और रेजिस्टेंस को लीड कर सकता है, स्पेशली जब डाइवर्स कम्युनिटीज इन्वॉल्व हैं। रेजेस कंसर्न अबाउट फेडरल स्ट्रक्चर, कुछ लोगों का यह आर्गुमेंट है कि यूसीसी स्टेट्स के लेजिस्लेटिव पावर्स पर इंक्रोच कर सकता है, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को डिस्टर्ब करता है, स्पेशली अंडर आर्टिकल 7 एंट्री 5। आगे का क्या रास्ता हो सकता है? सीक कॉन्सेंसस, सरकार को कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स एंगेज करने चाहिए सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, इंक्लूडिंग रिलीजियस लीडर्स, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव, सबको मिलाकर कॉन्सेंसस क्रिएट करना चाहिए, ताकि सपोर्ट मिल सके और कंसर्न्स एड्रेस हो सके। एंश्योर पॉलिटिकल विल, यूसीसी को नॉन पार्टीसन और इंक्लूसिव मैनर में इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, और इससे पॉलिटिकल गेन्स के टूल में यूज ना हो, ऐसा इंश्योर करना चाहिए। रेज अवेयरनेस, पब्लिक के बीच अवेयरनेस कैंपेन कंडक्ट करने चाहिए, ताकि उन्हें यूसीसी के रेशनल के बारे में एजुकेट किया जा सके और इसके बेनिफिट समझाए जा सके, जिसमें गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटीज और मीडिया का इन्वॉल्वमेंट हो। अडॉप्ट अ ग्रेजुअल प्रोसेस, एक ग्रेजुअल प्रोसेस अडॉप्ट करना चाहिए, जिसमें एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज को यूसीसी के प्रिंसिपल के साथ अलाइन किया जाए, जो जस्टिस, इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन को इंश्योर करे और फेयरनेस को इस्टेब्लिश करे। और अब हम बात करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024 की। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सिटीजनशिप रूल 2009 को अमेंड किया और नए सिटीजन अमेंडमेंट रूल 2024 को नोटिफाई किए हैं, ताकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को इन्फोर्स किया जा सके। इस अमेंडमेंट का सफर 2019 से शुरू होता है, जब पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास किया था, और प्रेसिडेंट की एसेंट दिसंबर 2019 में मिली थी। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसके रूल्स फ्रेम नहीं किए थे, जिसके कारण एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का मेन एम ये है कि एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप दी जाए, चाहे उनके पास वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट ना भी हो, जैसा कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 में भी मैंडेटेड है। आर्टिकल 11 के अंदर इंडियन पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया है कि वो सिटीजनशिप के एक्विजिशन और टर्मिनेशन के ऊपर कोई भी प्रोविजन बना सकती है। 5 ग्राउंड्स हो सकते हैं कैंसिलेशन के: registration through fraud, showing disaffection to the constitution, engaging with enemy during war, necessity in interest of sovereignty of India, security of state और public interest, if अगर कि कोई ओवरसीज सिटीजन है और 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो जाती है, तो ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा भी गया था। अब देखते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या था।
ये अमेंडमेंट एक्ट इलीगल माइग्रेंट्स के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस प्रोवाइड करता है, जिनके फुलफिल होने पर उन्हें इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा। पहला, अगर वो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज या क्रिश्चियन है। अगर वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आया है। अगर वो 31 दिसंबर 2024 से पहले भारत आया है। अगर वो सर्टेन ट्राइबल एरिया में नहीं रहते, जो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा 6th शेड्यूल में इंक्लूडेड है, या इनर लाइन परमिट एरियाज जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप एक्ट रूल के अंडर कुछ स्पेसिफिक इलीगल माइग्रेंट को मेजर पैनल कॉन्सिक्वेंसेस से रिलीफ दिया है। ये रिलीफ उन माइग्रेंट्स को दिया गया है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं और जिन्होंने अपने रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से इंडिया में शरण ली है। इस अमेंडमेंट के थ्रू इलीगल माइग्रेंट्स जो हिंदू, सिख, जैन, पारसीज या क्रिश्चियन हैं और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हैं, उन्हें इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा। ये माइग्रेंट्स अगर 5 साल से इंडिया में रह रहे हैं तो उन्हें सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने का अधिकार है। सिंप्लीफाई कर दिया है। ओवरसीज सिटीजनशिप और सिटीजन ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रेशन या न्यूट्रलाइजेशन के लिए जो प्रोसेस है उसको, ये चेंजेस उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अफेक्ट करते हैं, जिससे ओसीआई रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल आसान हो जाएगा। की हाइलाइट्स देखते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024 के। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति जिसकी एंसेस्ट्री इंडियन रही हो, जिसकी पूर्वज इंडियन रही हो, जिसने इंडियन किसी सिटीजन से मैरिज की हो, वो भी एलिजिबल है। माइनर, ऐसा चाइल्ड जिसके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हैं। अगर किसी व्यक्ति के पेरेंट्स इंडियन सिटीजन के रूप में रजिस्टर्ड हैं तो वो भी एलिजिबल है। पर्सन या पेरेंट्स इंडिपेंडेंट इंडिया के सिटीजन थे, इसमें वो लोग शामिल हैं जिनके पेरेंट्स आजादी के बाद इंडियन सिटीजन बने। ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के रूप में रजिस्टर्ड व्यक्ति भी इसके लिए एलिजिबल हैं। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन के लिए दूसरी क्वालिफिकेशंस क्या-क्या चाहिए? एप्लीकेंट को एक एफिडेविट सबमिट करना होगा जो एप्लीकेशन में दी गई इंफॉर्मेशन की सही होने की कंफर्मेशन करेगा। साथ ही एक इंडियन सिटीजन एप्लीकेंट के कैरेक्टर के बारे में टेस्टिमोनी देगा। इंडियन लैंग्वेज का नॉलेज, एप्लीकेंट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में लिस्टेड किसी एक भाषा की एडिकेट या सफिशिएंट नॉलेज दिखानी होगी। प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी, रिलैक्स डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, नए रूल्स के तहत कंट्री ऑफ ओरिजिन प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट को रिलैक्स कर दिया गया है। एप्लीकेंट अब 20 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे वीजा, रेसिडेंशियल परमिट, सेंसस स्लिप्स, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड एक्सेट्रा सबमिट कर सकते हैं। किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप छोड़ने की शर्त, डिक्लेरेशन, एप्लीकेंट को एक डिक्लेरेशन सबमिट करनी होगी जिसमें यह कहा जाएगा कि अगर उन्हें इंडियन सिटीजन मिलती है तो वो अपने ओरिजिनल देश की सिटीजनशिप को रिनॉन्स या त्याग देंगे। अथॉरिटी जिसे एप्लीकेशन सबमिट की जा सकती है, इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन, सेक्शन 5B सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एम्पावर्ड कमिटी को सबमिट की जाएगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी के जरिए होगी। इस रूल की जरूरत क्यों है? ह्यूमन राइट पर्सपेक्टिव, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 का एक मेजर ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन राइट्स के प्रिंसिपल को अपहोल्ड करना। इस एक्ट के थ्रू परसिक्यूटेड इंडिविजुअल्स को रिलीफ दिया जाता है उनके लाइफ और लिबर्टी को सेफगार्ड करने के लिए। स्ट्रेंथनिंग नेशनल सिक्योरिटी, ये एक्ट का पर्पस इलीगल इमिग्रेंट्स और परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज के बीच डिफरेंशिएट करना है जिससे नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया जा सके। रिलीफ फॉर पार्टीशन विक्टिम, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन के एक स्पेसिफिक स्टेट रिलीजन प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, पारसीज और क्रिश्चियन जो उन देशों में रह रहे हैं उन्हें रिलीजियस परसिक्यूशन फेस करना पड़ता है। सीएए उन लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करता है। अब इसके कंसर्न्स क्या हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्री, एक मेजर कंसर्न ये है कि सीएए
सिर्फ कुछ स्पेसिफिक नेबरिंग कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के माइग्रेंट को कंसीडर करता है, जबकि श्रीलंका, जहां बुद्धिज्म स्टेट रिलीजन है, और म्यांमार, जहां बुद्धिज्म की प्राइमेसी है, के माइग्रेट को इंक्लूड नहीं करता है। बेसिस ऑफ माइग्रेशन, सीएए रूल 2024 में ये क्लैरिफाई नहीं किया गया कि एप्लीकेंट को प्रूव करना होगा या स्क्रूटनाइज किया जाएगा कि वो इंडिया इसलिए आए क्योंकि उन्हें परसिक्यूशन या डर का सामना करना पड़ा। ये एक लूप होल है जो कंसर्न रेज करता है। पोटेंशियल ऑफ वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी, मुस्लिम, ज्यूज और एथिस्ट को सीएए से एक्सक्लूड किया गया है, जो आर्टिकल 14 और सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल को वॉयलेट करता है। ये एक्ट सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज को ही फेवर करता है जो इक्वालिटी की अगेंस्ट है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेट ऑफ एंट्री, सीएए माइग्रेंट्स को उनके डेट ऑफ एंट्री के बेसिस पर क्लासिफाई करता है, यानी वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं तो उन्हें रिलीफ मिलता है। इससे माइग्रेंट के बीच डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का इशू उठता है। इम्प्लीकेशन ऑन एक्सटर्नल रिलेशन, ये अमेंडमेंट रिलीजियस परसिक्यूशन का इशू उठाकर नेबरिंग कंट्रीज के साथ टेंशन क्रिएट कर सकता है, खासकर जब नॉन माइनॉरिटी कम्युनिटीज को परसिक्यूट किया जाता है। ये एक्सटर्नल रिलेशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन कंसेप्ट को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई, जिसे फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी ने हेड किया। ये कमेटी का ऑब्जेक्ट वन नेशन वन इलेक्शन कंसेप्ट को एग्जामिन करना है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट की है, जिसमें लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकल बॉडीज के लिए साइमल्टेनियस इलेक्शन का प्रपोजल दिया गया है। मोर ऑन न्यूज, ये कमेटी सितंबर 2023 में एस्टैब्लिश हुई थी। कमेटी ने सजेस्ट किया कि लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकल बॉडीज के इलेक्शन को सिंक्रोनाइज किया जाए ताकि एक ही दिन में, एक ही साइकिल में ये इलेक्शंस हो सके। साइमल्टेनियस इलेक्शन का कंसेप्ट, इसका मतलब है लोकसभा, स्टेट असेंबली, म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत के इलेक्शन को सिंक्रोनाइज करना ताकि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर्स अपने वोट को एक ही दिन में डाल सकें। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि सारे इलेक्शंस, सारे देश में इलेक्शंस एक ही दिन में होंगे। नीड क्या है साइमल्टेनियस इलेक्शन की? इकोनॉमिक बेनिफिट, इससे गवर्नमेंट के खर्चे में रिडक्शन होगा क्योंकि इंटरमिटेंट इलेक्शन से जो फाइनेंशियल बर्डन होता है वो कम हो जाएगा। अलग अलग टायर्स ऑफ गवर्नमेंट की इलेक्शंस एक साथ होने से सप्लाई चेन डिस्टर्ब नहीं होगी और प्रोडक्शन साइकिल पर असर नहीं पड़ेगा, जो माइग्रेंट वर्कर्स की छुट्टी लेने की जरूरत को कम करेगा। साइमल्टेनियस इलेक्शन से फ्रीक्वेंट मॉडल कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से पॉलिसी पैरालिसिस से भी बचा जा सकता है। फोकस ऑन गवर्नेंस, इलेक्टोरल कैलेंडर्स सिंक्रनाइज होने से गवर्नेंस और पब्लिक सर्विसेज के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा, जो गवर्नेंस की डिलीवरी को एनहांस करेगा। वोटर पार्टिसिपेशन, स्टैगर्ड इलेक्शंस वोटर फैटिग को इंड्यूस करते हैं और साइमल्टेनियस इलेक्शन के थ्रू वोटर पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जा सकता है। साइमल्टेनियस इलेक्शन से इलेक्शन रिलेटेड ऑफेंसेस और डिस्प्यूट्स कम होंगे, जिससे कोर्ट्स पर भी बर्डन रिड्यूस होगा। फ्रीक्वेंट इलेक्शंस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जैसे कास्ट और क्लास बेस्ड डिविजन्स को फ्यूल करता है, जो सोशल कोहेशन को डिस्टर्ब करते हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शन से ये प्रॉब्लम कम हो सकती है। एक्सपोर्ट बॉडीज एडवोकेट्स फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन, लो कमीशन 1999, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट 2015 एंड वर्किंग पेपर ऑफ नीति आयोग 2017। इश्यूज क्या है साइमल्टेनियस इलेक्शन के? लीगल चैलेंजेस, चैलेंज कॉन्स्टिट्यूशन में साइमल्टेनियस इलेक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ लीगल चैलेंजेस हैं। कमिटी रिकमेंडेशन, फर्स्ट स्टेप 1, पहले लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साइमल्टेनियस इलेक्शन करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया। आर्टिकल 83 लोकसभा की ड्यूरेशन के लिए, 172 स्टेट लेजिस्लेटिव की ड्यूरेशन के लिए में अमेंडमेंट किया जाएगा। इसके लिए 82A इंसर्ट किया जाएगा। स्टेप 2,
100 दिन के अंदर लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन के साथ म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत के इलेक्शंस को भी सिंक्रोनाइज किया जाएगा। इसके लिए एक और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिसमें आर्टिकल 324 ए म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत के इलेक्शंस के लिए और आर्टिकल 325 को अमेंड करके सिंगल इलेक्टोरल रोल और सिंगल इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड इनेबल किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है, इस अमेंडमेंट के लिए स्टेट से रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी, इसको याद कर लीजिएगा। ये अमेंडमेंट्स के लिए स्टेट की रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ये प्रीलिम्स में आ सकता है। इश्यूज ऑफ हंग पार्लियामेंट असेंबली एंड प्री मेच्योर डिसोल्यूशन। चैलेंज ये है, अगर हंग पार्लियामेंट असेंबली होता है या हाउस ऑफ पीपल डिसॉल्व होती है तो क्या होगा। तो कमेटी ने रिकमेंड किया है, अगर हंग हाउस या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो कमेटी ने प्रपोज किया है कि फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट होंगे हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा के लिए, लेकिन सिर्फ अनएक्सपायर्ड टाइम पीरियड के लिए, पूरी टर्म के लिए नहीं। इसी तरह स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिसमें आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 में चेंजेस किए जाएंगे। ऑल्टरिंग स्टेट इलेक्शंस एंड वायलेटिंग द राइट ऑफ स्टेट्स। चैलेंज है, अगर स्टेट इलेक्शंस को ऑल्टर किया जाता है तो स्टेट्स के राइट्स वायलेट हो सकते हैं। कमिटी ने रिकमेंड किया है इस कंसर्न का जवाब आर्टिकल 327 के रेफरेंस से, जो ये पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो पार्लियामेंट और स्टेट इलेक्शंस के प्रोविजंस बनाए। कमेटी ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में अमेंडमेंट की जरूरत को हाईलाइट किया है, जिसमें सेक्शन 14 एंड 15 जनरल इलेक्शन की नोटिफिकेशन के लिए डील करते हैं। पार्ट 9 में जो सेक्शन 147 151 ए तक है, ये बाय इलेक्शंस के लिए डील करता है। फोर्थ, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल इन स्टेट लेजिस्लेटिव प्रॉब्लम ये है, चैलेंज ये है, हाउस ऑफ द पीपल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस को सिंक्रोनाइज करना। अब कमेटी ने रिकमेंड किया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक नोटिफिकेशन इशू करें जिसमें फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जनरल इलेक्शंस की डेट को अपॉइंटमेंट डेट के रूप में डेजिग्नेट किया जाए, जिससे सिंक्रोनाइजेशन हो सकता है। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बनाया जाएगा जो एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। Logistic and manpower including EVM and VVPAT. चैलेंज ये है, EVM और VVPAT और अदर लॉजिस्टिक और मैन पावर मैनेज करना। कमेटी ने रिकमेंड किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक प्लान बनाएगी जो लॉजिस्टिक अरेंजमेंट करेगी। ये कमीशन एस्टिमेट करेगी कि EVM और VVPAT जैसे इक्विपमेंट प्रोसीजर करने के लिए कितने रिसोर्सेज चाहिए और पोलिंग और सिक्योरिटी फोर्स को डिप्लॉय करने के लिए भी अरेंजमेंट करेगी। म्युनिसिपल इलेक्शंस। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयरल इलेक्शन के आउटकम को इनवैलिडेट और कर दिया है, जिसकी वजह से म्युनिसिपल इलेक्शंस एक बार फिर से न्यूज में है। म्युनिसिपल इलेक्शंस के बारे में जानते हैं। म्युनिसिपल इलेक्शन होते क्या हैं? म्युनिसिपल इलेक्शंस वो इलेक्शंस होते हैं जिनके जरिए लोकल अर्बन गवर्निंग बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत कंडक्ट किए जाते हैं, जो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर द्वारा फ्रेम किया गया होता है। म्युनिसिपैलिटीज और टाउन पंचायत के इलेक्शन रेस्पेक्टिव म्युनिसिपल एक्ट के तहत कंडक्ट होते हैं। अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में जान लेते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 3 अथॉरिटीज हैं, काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटी एंड कमिश्नर। तो काउंसिलर्स का ग्रुप होता है, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डेलिबरेटिव और लेजिस्लेटिव विंग होता है। इसका हेड मेयर होता है, जिसे एक डिप्टी मेयर असिस्ट करता है। मेयर ये एक ऑर्नामेंटल फिगर होता है, लेकिन मेयर को सिटी का फर्स्ट सिटीजन माना जाता है। स्टैंडिंग कमेटी, ये कमेटी काउंसिल के काम को फैसिलिटेट करने के लिए बनी होती है जब काउंसिल का साइज बहुत बड़ा होता है। कमिश्नर म्युनिसिपल कमिश्नर काउंसिल और इसके स्टैंडिंग कमेटी द्वारा लिए गए डिसीजन को इंप्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मॉडल ऑफ म्युनिसिपल गवर्नेंस देख लेते हैं अभी। डी मॉडल, ये एक स्ट्रॉन्ग मेयर मॉडल है जिसमें मेयर के पास एक्सटेंसिव एग्जीक्यूटिव पावर होती है।
CACE मॉडल ये एक वीक मेयर मॉडल है जिसमें एग्जीक्यूटिव पावर कमिश्नर के हाथ में होती है जो एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर होता है। हर स्टेट ने अपने लेजिस्लेशन के जरिए म्युनिसिपैलिटीज का कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई किया है जो उनके फंक्शन, स्ट्रक्चर, रिसोर्सेज और सिविक एडमिनिस्ट्रेशन में उनके रोल को डिफाइन करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज आर्टिकल 243 आर, हर स्टेट को एक म्युनिसिपैलिटी में डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से फिल किया जाएगा। इसके लिए हर म्युनिसिपल एरिया को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है जिसे वार्ड्स कहते हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स 243 टी को रिजर्व किया जाता है वीकर सेक्शंस के लिए जैसे एससी, एसटी, वुमेन और अदर ग्रुप्स जो भी म्युनिसिपल एक्ट के तहत है। ड्यूरेशन, म्युनिसिपैलिटी को 5 साल का ड्यूरेशन होता है इनका फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग से 5 साल। अगर म्युनिसिपैलिटी 5 साल के पहले डिसॉल्व हो जाती है तो न्यू म्युनिसिपैलिटी की इलेक्शन डिसोल्यूशन के लिए 6 महीने के अंदर आपको कराना पड़ता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243 ए, स्टेट इलेक्शन कमीशन को म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस की सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है जिसमें इलेक्टोरल रोल्स का प्रिपरेशन और इलेक्शंस कंडक्ट कराना शामिल है। चैलेंजेस क्या है म्युनिसिपल इलेक्शंस में? अनटाइमली इलेक्शंस, डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिक डायरेक्शन सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में टाइमली इलेक्शंस को इंश्योर करने में अब भी इश्यूज हैं। इंडिया में लगभग 1500 म्युनिसिपैलिटीज में 2015 से 2021 के बीच इलेक्टेड काउंसिल्स नहीं है जो लगभग 25 स्टेट्स को अफेक्ट करती हैं। डिले इन काउंसिल फॉर्मेशन, इलेक्शंस के बाद भी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट नहीं किए गए और मेयर्स, डिप्टी मेयर्स और स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शंस डिले होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कर्नाटका में 12 से 24 महीने का डिले हुआ इलेक्टेड काउंसिल्स के फॉर्मेशन में जो 11 सिटी कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस के बाद आया। डिलिमिटेशन एंड रिजर्वेशन, वार्ड्स की डिलिमिटेशन में डिले और काउंसिल के लिए रिजर्व सीट्स का अलोकेशन टाइम पर नहीं होना जो काउंसिल इलेक्शंस को डिले करता है। एग्जाम्पल केरल, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल ने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को वार्ड डिलिमिट करने का पावर दिया है। इनकंसिस्टेंट मेयरल टर्म, इंडिया में 70% सिटीज में मेयरल टर्म 5 साल से कम है जो फ्रिक्वेंट इलेक्शंस और गवर्नेंस इशू को जन्म देती हैं। एससीसीज की लैक ऑफ पावर, एससीसी स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं वार्ड बाउंड्रीज और रिजर्वेशन के लिए जिससे उनकी पावर और ऑटोनॉमी पे असर पड़ता है। वाटर अपैथी, म्युनिसिपल इलेक्शंस में वाटर टर्न आउट कंसिस्टेंटली लो रहा है एज कंपेयर टू पार्लियामेंट्री और स्टेट असेंबली इलेक्शन। एग्जाम्पल के लिए 2020 दिल्ली असेंबली के इलेक्शंस का वाटर टर्नआउट 62.59% था जो लोकल काउंसिल इलेक्शन से 11.85% ज्यादा था। नीड फॉर फेयर एंड टाइमली म्युनिसिपल इलेक्शंस, फर्स्ट माइल कंसेप्ट, म्युनिसिपैलिटीज क्रिटिकल होती हैं ग्रास रूट लेवल के इश्यूज को टैकल करने के लिए। टैकल ग्रास रूट लेवल इश्यूज, टाइमली इलेक्शन इंश्योर करते हैं लोकल लेवल इश्यूज का सॉल्यूशन जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट शामिल है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, इलेक्टेड काउंसिल्स को टाइमली इलेक्शंस के थ्रू ज्यादा इफेक्टिवली फंड्स यूटिलाइज करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। वे फॉरवर्ड, एम्पावरिंग स्टेट इलेक्शन कमीशंस, एससीसी को स्ट्रेंथन करना, एससीसीज को स्ट्रेंथन करना और उन्हें इलेक्शन प्रोसेस में ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल देना बहुत जरूरी है। इससे टाइमली, फ्री और फेयर म्युनिसिपल इलेक्शंस इंश्योर हो सकते हैं। एससीसीज का इन्वॉल्वमेंट, एससीसीज को मेयर्स, डिप्टी मेयर्स और स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शंस में भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। द पावर ऑफ डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए एससीसीज या हर स्टेट में एक इंडिपेंडेंट डिलिमिटेशन कमीशन में ये पावर वेस्टेड होनी चाहिए। सिंगल इलेक्टोरल रोल, हाई लेवल कमिटी ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शंस के सजेशंस के मुताबिक अगर 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट के लिए एक सिंगल इलेक्टोरल रोल मेंटेन किया जाए तो मल्टीपल एजेंसीज के बीच डुप्लीकेशन को रिड्यूस किया जा सकता है।
एसआर बोमाई जजमेंट 1994। एसआर बोमाई जजमेंट का 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 356 का इंटरप्रिटेशन पर एक लैंडमार्क डिसीजन दिया था। अब इस जजमेंट को 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अबाउट एसआर बोमाई केस, 1989 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर्नाटका में एसआर बोमाई की गवर्नमेंट को आर्टिकल 356 के अंडर डिसमिस कर दिया था और प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक 9 जज बेंच आर्टिकल 356 के कॉन्टोर को डिफाइन करते हुए इस केस का डिसीजन लिया था। आर्टिकल 356, स्टेट इमरजेंसी 356 को प्रेसिडेंट रूल या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी शब्द का यूज नहीं हुआ होता। इंस्पिरेशन, आर्टिकल 356 का बेस सेक्शन 93 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ग्राउंड फॉर डिक्लेरेशन, अगर प्रेसिडेंट को गवर्नर या किसी और सोर्स से ये रिपोर्ट मिलती है कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के मुताबिक काम नहीं कर रही है, तो ये सिचुएशन प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। वैलिडिटी, प्रेसिडेंट रूल की वैलिडिटी पीरियड 2 महीने की होती है जब तक पार्लियामेंट इसे एक्सटेंड ना कर दे। मैक्सिमम पीरियड 3 साल का होता है अगर इलेक्शन कमीशन नेशनल सिक्योरिटी इमरजेंसी में असेंबली इलेक्शंस के लिए सर्टिफाई नहीं करता। की क्वेश्चंस इन एसआर बोमाई केस। जुडिशियल रिव्यू, क्या प्रेसिडेंट रूल को लागू करना जुडिशियल रिव्यू के लिए जस्टिफाइबल है? स्कोप एंड लिमिट्स ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल, आर्टिकल 356 के अंडर प्रेसिडेंट की पावर्स के स्कोप और लिमिट्स क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस, अगर कोर्ट प्रेसिडेंट्स रूल के प्रोक्लेमेशन को इनवैलिड डिक्लेयर करे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? तो ये 3 क्वेश्चंस थे। अब उसका जवाब क्या दिया गया? जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि आर्टिकल 356 के अंदर प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन को जुडिशियल रिव्यू के अंदर सब्सटैंशियल ग्राउंड पर रखा जा सकता है। कोर्ट को ये देखने से रोक नहीं सकते कि प्रेसिडेंट ने अपनी सेटिस्फेक्शन किस मटेरियल के बेसिस पर फॉर्म की है। एससी या एससी प्रोक्लेमेशन को स्ट्राइक डाउन कर सकती है अगर वो मेलाफाइड या फिर डिसऑनेस्ट या इररिलेवेंट ग्राउंड्स पर बेस्ड हो। प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट पावर्स की लिमिट्स, वर्डिक्ट में ये कंक्लूड किया गया कि प्रेसिडेंट के पावर को सिर्फ पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद ही एक्सरसाइज किया जाना चाहिए। जब तक पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं देती है तब तक प्रेसिडेंट सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड कर सकता है, डिसमिस नहीं कर सकता। इनवैलिडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, अगर प्रेसिडेंट रूल इनवैलिडेट होता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों को रिस्टोर किया जाना चाहिए। वैलिडिटी ऑफ एक्ट ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल, प्रेसिडेंट रूल के पीरियड के दौरान किए गए एक्ट, पास्ट ऑर्डर्स और लॉज की वैलिडिटी अनअफेक्टेड रहेगी। अदर की ऑब्जर्वेशंस, सुप्रीमेसी ऑफ फ्लोर टेस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट की सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश किया ताकि ये डिटरमाइन किया जा सके कि किसी पार्टी के पास मेजॉरिटी है या नहीं। जस्टिफिकेशन ऑफ आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 का यूज तब जस्टिफाइड था जब एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया हो, ना कि तब जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो। सरकारिया कमीशन रिपोर्ट के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि किस कंडीशन में आर्टिकल 356 का प्रॉपर और इम्प्रॉपर यूज होता है। प्रॉपर यूज एग्जाम्पल में अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन को डिसरिगार्ड कर दे, जैसा कि आर्टिकल 365 में डिफाइंड है। इम्प्रॉपर यूज, अगर स्टेट गवर्नमेंट को रेक्टिफाई करने का प्रायर वार्निंग नहीं दी गई एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ एक्सट्रीम अर्जेंसी, तो ये मिसयूज हो सकता है। सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म, ये 3 कंसेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के असेंशियल फीचर्स हैं और इनको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया है। इस जजमेंट में सेक्युलरिज्म को डिफाइन करने की कोशिश की गई है और एज मोर देन जस्ट अ पैसिव एटीट्यूड ऑफ रिलीजियस टॉलरेंट, ये इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन का एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। इम्पैक्ट क्या रहे इस जजमेंट के? रिस्ट्रिक्टिव यूज ऑफ आर्टिकल 356, 1950 से 1994 के बीच प्रेसिडेंट्स रूल को 100 टाइम्स इंपोज किया गया था, जो एवरेज 2.5 टाइम्स पर ईयर होता था। 1995 से 2021 के बीच इसको सिर्फ 29 टाइम्स इंपोज किया गया है, जो एवरेज एक बार पर ईयर से थोड़ा ज्यादा है। स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म, इस जजमेंट ने आर्टिकल 356 के प्रोक्लेमेशन को जस्टिफाइबल बनाया बिना प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशनरी पावर को अंडरमाइन किए। इससे इंडिया का फेडरलिज्म को स्ट्रेंथ मिलती है और सेपरेशन ऑफ पावर्स को
भी डिमिनिश नहीं किया। पोस्ट 1994 बोमाई केस को कई बार रेफर किया गया है और ये इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट बना। इंडिया में सेंटर स्टेट रिलेशन और सेक्युलरिज्म के रोल के कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स को समझने के लिए एसआर बोमाई केस में एस्टैब्लिश प्रिंसिपल आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स, फेडरलिज्म और प्लूरलिज्म को अपहोल्ड करने में वाइटल है। सिक्स शेड्यूल, लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि लद्दाख को सिक्स शेड्यूल के अंडर ट्राइबल एरिया रिकॉग्नाइज किया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आर्ग्यू किया कि सिक्स शेड्यूल स्टेटस देना लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होगी, जो लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव के साथ मीटिंग के बाद ही पॉसिबल होगा। तो सिक्स शेड्यूल एग्जैक्टली है क्या? सिक्स शेड्यूल का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 244(2) और आर्टिकल 275(1) के अंदर किया गया है, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। इस शेड्यूल में फोकस ट्राइबल एरियाज में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल्स को क्रिएट करना है, जिसे गवर्नर एम्पावर करते हैं। प्रोविजंस क्या क्या है सिक्स शेड्यूल के? गवर्नर का रोल, गवर्नर को ये पावर होती है कि वो स्टेट्स में एडीसी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और एआरसी ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल्स को क्रिएट कर सके। कंपोजिशन क्या क्या होती है? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के कंपोजिशन में 30 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते, जिसमें 4 मेंबर्स गवर्नर नॉमिनेट करते हैं और बाकी मेंबर सिलेक्टेड होते हैं। टेरिटोरियल काउंसिल के एक्सेप्शन है, जिसमें 30 मेंबर्स तक हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 36 मेंबर्स अलाउड है। प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 371 की बात करते हैं। आर्टिकल 371 से 371 जे के अंडर स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, जो कुछ स्पेसिफिक एरियाज, रीजन और रिलीजियस सोशल ग्रुप्स को स्पेशल ऑटोनॉमी देते हैं। ये ऑटोनॉमी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जो इनके कल्चरल, सोशल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। अब देखते हैं कि सिक्स शेड्यूल के अंदर आने से कौन कौन सी पावर्स मिलती हैं एडीसी और एआरसी को। लेजिस्लेटिव पावर्स, लैंड रूल्स, एआरसी और एडीसी को पावर दी गई है कि वो लैंड, फॉरेस्ट मैनेजमेंट और हेडमैन अपॉइंट के लिए रूल्स बना सके। इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड सोशल प्रैक्टिसेस, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज एंड डाइवोर्स और सोशल प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करने के लिए भी इनके पास पावर होती है। एग्जीक्यूटिव पावर, काउंसिल को डिस्ट्रिक्ट में प्राइमरी रोड, ब्रिजेस, स्कूल्स, डिस्पेंसरीज, मार्केट एक्सेट्रा को एस्टैब्लिश करने और मैनेज करने का पावर भी दिया गया है। काउंसिल्स को पावर होता है कि वो ट्रेड, प्रोफेशंस और मार्केट रेगुलेशंस के लिए लॉ बना सके। जुडिशियल पावर, काउंसिल्स को मनी लेंडिंग प्रैक्टिस के रेगुलेशन का पावर दिया गया है। काउंसिल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन होती है, लेकिन हाई कोर्ट के पास काउंसिल कोर्ट्स के डिसीजन पर अपील का पावर होता है। फाइनेंशियल पावर्स, काउंसिल्स को एम्पावर किया गया है कि वो बजट प्रिपेयर करें, लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करें और जुरिस्डिक्शन के अंडर टैक्सेस इंपोज करें, इंक्लूडिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। अभी देखते हैं कंपैरिजन। फीचर्स फिफ्थ शेड्यूल के देखते हैं पहले। एप्लीकेबिलिटी सिर्फ उन ट्राइबल एरियाज में अप्लाई होता है जो इंडिया के कुछ सेलेक्टेड स्टेट्स में हैं। करंटली 10 ऐसे स्टेट्स हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का रोल होता है, जिसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट करती है, लेकिन इनके पावर्स लिमिटेड होते हैं और ये मोस्टली एग्जीक्यूटिव होती हैं। एम्फेसाइजेस ट्राइबल राइट्स के प्रोटेक्शन पर ज्यादा फोकस करती हैं और लिमिटेड पावर्स के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल को एम्फसाइज करती हैं, जो कि सेल्फ गवर्नेंस से रिलेटेड नहीं होते। पेसा एक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। सिक्स शेड्यूल फीचर्स, ये ट्राइबल एरियाज में अप्लाई होती है जो इंडिया के 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लोकेटेड हैं। सिर्फ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में ये एप्लीकेबल है और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल्स का रोल होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, जो एक्सटेंसिव पावर्स के साथ आती है, इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, जो कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव होती हैं। एम्फेसाइज
सेल्फ गवर्नेंस पर ज्यादा फोकस करती हैं। काउंसिल्स को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देती है जो इनके रीजनल ऑटोनॉमी और सेल्फ गवर्नेंस को एनफोर्स करने के लिए होती है। पेसा एक्ट 6 शेड्यूल में एप्लीकेबल नहीं होता है। पेसा एक्ट सिर्फ 5th शेड्यूल में एप्लीकेबल होता है सेल्फ गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए। अब देख लेते हैं बेनिफिट्स जो लद्दाख को मिलेंगे अगर 6th शेड्यूल में लद्दाख को इंक्लूड कर लिया जाता है। एड्रेस लोकल इश्यूज, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स लोकल इश्यूज को इफेक्टिवली एड्रेस कर सकते हैं जैसे कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, टूरिज्म मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा। लद्दाख की स्पेसिफिक नीड्स को ध्यान में रखकर यहाँ काउंसिल डिसीजन मेकिंग में लोकल पार्टिसिपेशन बढ़ सकते हैं। लैंड राइट्स, लद्दाख के ट्राइबल कम्युनिटीज को लैंड और फॉरेस्ट राइट्स का प्रोटेक्शन मिलेगा। पहले लद्दाख को आर्टिकल 350 ए के अंडर स्पेशल स्टेटस मिला था जो 2019 में रिपील हो गया। 6th शेड्यूल लद्दाख के ट्राइबल कम्युनिटीज को ये लैंड राइट्स प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा और उन्हें एलियनेशन से बचाएगा। सेफगार्ड्स फॉर ट्रेडिशन, लद्दाख के यूनिक कल्चरल हेरिटेज और ट्रेडिशनल कस्टम्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और लीगली प्रोटेक्ट किया जाएगा जो उनके कल्चर आइडेंटिटी को के लिए जरूरी है। रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को मिनरल रिसोर्स के मैनेजमेंट पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा जो उनके जुरिस्डिक्शन में होते हैं। इससे रिसोर्सेज का इफेक्टिव मैनेजमेंट पॉसिबल होगा जो लद्दाख के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाएगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लद्दाख के लोगों के लिए रिजर्वेशन के ज्यादा मौके बनेंगे जो लोकल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देंगे। कुछ इश्यूज हैं लेकिन फाइनेंशियल वायबिलिटी, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को एस्टैब्लिश और रन करना सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिसोर्स की जरूरत रखता है जो फाइनेंशियल वायबिलिटी को चैलेंज कर सकता है। इंटर कम्युनिटी डायनामिक्स, लेह में बुद्धिस्ट मेजॉरिटी और कारगिल में मुस्लिम मेजॉरिटी के इंटरेस्ट को बैलेंस करना चैलेंज हो सकता है, स्पेशली जब ये डिसीजन 6th शेड्यूल फ्रेमवर्क के अंदर लिए जाएं। नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशन, लद्दाख की सेंसिटिव बॉर्डर्स लोकेशन को ध्यान में रखते हुए इंक्रीज्ड ऑटोनॉमी नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न को बढ़ा सकती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के कोऑर्डिनेशन को कॉम्प्लिकेट कर सकती है। ये जरूरी है कि लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव्स, पॉलिटिकल लीडर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच एक डायलॉग एस्टैब्लिश किया जाए जिसमें लद्दाख के यूनिक आइडेंटिटी और एस्पायरेशंस को ध्यान रखा जाए। इसके लिए ओपन कम्युनिकेशन और डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स पर विलिंगनेस के साथ एक्सप्लोर करना एसेंशियल होगा ताकि एक पॉजिटिव आउटकम को अचीव किया जा सके। टेम्पल रेगुलेशंस इन इंडिया, कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली ने कर्नाटका हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल एंडोमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 पास किया है जो कि स्टेट टेम्पल्स को रेगुलेट करेगा। नया बिल कर्नाटक हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1997 को अमेंड करता है। बिल कहता है कि गवर्नमेंट अब उन टेम्पल्स से 10% और 5% इनकम कलेक्ट करेगी जिनकी एनुअल रेवेन्यू 1 करोड़ और 10 लाख से ज्यादा है। पहले जो टेम्पल्स 5 लाख से 10 लाख के बीच कमाते थे उनसे 5% का कंट्रीब्यूशन लिया जाता था कॉमन पूल फंड में और जो 10 लाख से ज्यादा कमाते थे उनसे 10% कंट्रीब्यूशन लिया जाता था। बिल प्रपोज करता है कि ये पैसा उन प्रीस्ट की वेलफेयर और उन टेम्पल्स के डेवलपमेंट के लिए यूज होगा जिनकी एनुअल इनकम 5 लाख से कम है। लीगल एंड इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क टू रेगुलेट टेम्पल्स, आर्टिकल 25(1) ये आर्टिकल फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोवाइड करता है लेकिन आर्टिकल 25(2) के अंडर स्टेट इंटरवीन करके लॉज बना सकती है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करने के लिए। आर्टिकल 26, इस आर्टिकल के अंदर रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने का फ्रीडम दिया गया है लेकिन ये पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के सब्जेक्ट पर है। एंट्री 28 लिस्ट 3 ऑफ शेड्यूल 7 ये एम्पावर करती है दोनों यूनियन स्टेट को कि वो लॉज बना सकते हैं चैरिटेबल और चैरिटीज इंस्टीट्यूशंस के लिए, रिलीजियस एंडोमेंट्स के लिए एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स के लिए। हिंदू रिलीजन एंड चैरिटेबल एंडोमेंट, देश भर के कई स्टेट्स ने लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाए हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि ये टेम्पल्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रेगुलेट किया जाए।
टेम्पल रेगुलेशन इन कॉलोनियल पीरियड, रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट 1983, ये एक्ट एस्टेब्लिश किया गया था ताकि लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर किया जाए, जिससे टेम्पल की ओवरसाइट की जा सके, देखभाल की जा सके। मद्रास हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट 1925, इस एक्ट ने टेम्पल के मैनेजमेंट की ओवरसाइट प्रोवाइड की थ्रू अ बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स, जिनको एनॉर्मस पावर्स दिए गए थे। अब देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड इन अगेंस्ट ऑफ द स्टेट कंट्रोल। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, सोशल रिफॉर्म्स, स्टेट रेगुलेशंस ने हेरिडेटरी प्रीस्टहुड को चैलेंज किया है, जिससे पब्लिक टेम्पल्स में ज्यादा इंक्लूसिव और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस इंश्योर हो सके। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन से कुछ ग्रुप्स की हिस्टोरिकल डोमिनेंस को काउंटर किया जा सकता है जो टेम्पल मैनेजमेंट में होती थी, और ये सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन प्रमोट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर तमिलनाडु हिंदू रिलीजन एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट मैंडेट करता है SC/ST की रिप्रेजेंटेशन इन टेम्पल बोर्ड्स ऑफ ट्रस्टीज। एफिशिएंट टेम्पल मैनेजमेंट, चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट इंश्योर करता है प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ टेम्पल एसेट्स, जिससे एंडोमेंट्स का यूज उनके इंटेंडेड पर्पस के लिए हो सके। कम्युनिटी वेलफेयर, स्टेट ओवरसाइट इंश्योर करता है कि टेम्पल फंड का यूज कम्युनिटी वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए हो जो लोकल पॉपुलेशन के लिए बेनिफिशियल हो। आर्ग्यूमेंट्स इन अगेंस्ट, वायलेशन ऑफ सेक्युलरिज्म है, स्टेट इंटरफेरेंस रिलीजियस अफेयर्स में सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल को वायलेट करता है, जो स्टेट अफेयर्स को रिलीजन से सेपरेट करता है। नॉन यूनिफॉर्म रेगुलेशन, ओपोनेंट्स हाईलाइट करते हैं कि हिंदू टेम्पल के रेगुलेशंस पर डिसप्रपोर्शनेट फोकस है, जबकि दूसरे रिलीजन इंस्टीट्यूशंस लार्जली ऑटोनॉमस हैं। इरोजन ऑफ ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, स्टेट इंटरवेंशन ने टेम्पल्स के फंडामेंटल कैरेक्टर और इथोस को कॉम्प्रोमाइज किया है, जो ट्रेडिशनल ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करना चाहिए था। एग्जाम्पल के तौर पर चिदम्बरम केस 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने दीक्षितर्स मतलब कि एक प्रिस्ट कम्युनिटी को टेम्पल मैनेज करने की परमिशन दी थी, ट्रेडिशनल ऑटोनॉमी को प्रिजर्व करने के लिए। इरोजन ऑफ कल्चरल कैपिटल, पुअर कंजर्वेशन एफर्ट्स की वजह से हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट टेम्पल स्ट्रक्चर्स का डैमेज और डिपॉलिशन हुआ है, जैसे यूनेस्को फैक्ट फाइंडिंग मिशन 2017 ने हाईलाइट किया था, जो मद्रास हाई कोर्ट को सबमिट किया गया था। इरोजन ऑफ टूरिस्ट पोटेंशियल, टेम्पल फंड्स को अदर एक्टिविटीज में डाइवर्ट करने से स्टेट के थ्रू टेम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के लिए कम फंड्स बचेंगे। 6. ट्राइबल एंड इंडिजीनियस कम्युनिटीज, स्टेट कंट्रोल काफी नहीं हो सकता है ट्राइबल एंड इंडिजीनियस कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करने में। Way forward, separation of religious and administrative domain, religious domain और administrative मतलब सेक्युलर डोमेन के बीच में एक क्लियर सेपरेशन होना चाहिए ताकि टेम्पल की मैनेजमेंट और ऑपरेशंस में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इंटर टेम्पल नेटवर्क स्ट्रक्चर, टेम्पल्स को उनकी साइज के बेसिस पर 3 कैटेगरीज में ग्रुप किया जा सके। हब एंड स्पोक मॉडल के थ्रू टेम्पल्स को क्लब करके लार्जर और एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रॉन्ग टेम्पल्स को स्मॉलर टेम्पल्स के सपोर्ट के सिस्टम से बनाया जा सकता है। गुड गवर्नेंस प्रिंसिपल, स्टेट लेवल टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड को एस्टेब्लिश किया जा सकता है, जिसमें स्टेट ऑफिशियल्स, टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी और टेम्पल लेवल ट्रस्ट मतलब कि प्रीस्ट, लोकल्स एक्सेट्रा के मेंबर्स होंगे जो टेम्पल के डिफरेंट फंक्शंस को एडमिनिस्टर करेंगे। हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1991 में भी टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड बनाने का प्रोविजन है। स्पेशल पर्पस व्हीकल, टेम्पल डेवलपमेंट एंड प्रमोशन कॉरपोरेशन बनाए जा सकते हैं जो टेम्पल के टूरिज्म, नेटवर्किंग, रिसर्च, IT ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड डेवलपमेंट वर्क को अंडरटेक करेगा। फॉलोइंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, देवास्वम मॉडल जो केरल में फॉलो होता है, एक इंटरेस्टिंग मॉडल है जो टेम्पल में करप्शन को चेक करने के लिए काम करता है। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, केरला का पद्मनाभ स्वामी टेम्पल केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने त्रवंतकोर के रॉयल फैमिली को शेबायतशिप राइट्स मतलब टेम्पल को मैनेज करने के राइट्स ग्रांट किए थे
for property belonging to Sri Padmaswamy Temple in Kerala. Second case is Seshammal and others versus State of Tamil Nadu 1972. सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था कि टेम्पल में अर्चक मतलब प्रिस्ट का अपॉइंटमेंट एक सेक्युलर फंक्शन होगा और सिर्फ रिलीजियस सर्विसेज का परफॉर्मेंस ही उस प्रिस्ट का रिलीजियस पार्ट होगा। ये रिकमेंडेशंस और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट टेम्पल की मैनेजमेंट को और भी ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाने में मदद कर सकते हैं, जिससे सोशल, रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव बैलेंस